जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बेटा? ठीक हैं आप लोग? बेटे आज हमारा सेकेंडरी केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, ग्रुप 7A एलिमेंट्स। और आज हमने बेटे ग्रुप 7A एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कस करें। ग्रुप 7A में मौजूद एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन फेमस हेलोजेंस हैं। बेटे हेलोजेंस के बारे में आप लोगों ने मैट्रिक में ये पढ़ा था that they are salt formers। दो लफ्ज हैं, हाल्स एंड जेनेंस। हाल्स कहते हैं सॉल्ट को, जेनेंस कहते हैं फॉर्मर्स। इनके लिए क्राइटेरिया हम डिस्कस करते हैं। पहले हम इनकी फिजिकल स्टेट देख लेते हैं। नेचुरली फ्लोरीन एंड क्लोरीन they exist in the form of gas. Bromine is the only non-metal that exists in the form of liquid, and iodine ये बेटे आपके पास सॉलिड है बट सब्लिमेटिंग सॉलिड, और एस्टाटीन बेटे आपके पास एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो एस्टाटीन को छोड़ दें, इससे ऊपर वाले चार एलिमेंट्स जो हैं बेटा ये हमारा फोकस होगा। जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्रुप 7A इज NS2NP5। यानी ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो बेटा इनके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 7 है। 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है और 5 इलेक्ट्रॉन बेटे आपके पास p ऑर्बिटल। n कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर फ्लोरीन इट इज 2s2 2p5, फॉर क्लोरीन 3s2 3p5, फॉर ब्रोमीन 4s2 4p5, आयोडीन 5s2 एंड 5p5। सबसे पहले हम इनके बेटे जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियस को हम देख लेते हैं पहले। बेटा एटॉमिक रेडियस के लिए एक ही कहानी है पूरे पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। बेटा टॉप टू बॉटम ये एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, और ये भी हमें पता है क्यों इंक्रीज करेगा। लाइक अगर फ्लोरीन है तो इसमें सिर्फ 2 शेल्स हैं, अगर क्लोरीन है तो बेटा क्लोरीन के केस में 3 शेल्स हैं, अगर ब्रोमीन है तो बेटा ब्रोमीन के केस में 4 शेल्स हैं, और अगर आयोडीन है तो आयोडीन के केस में नंबर ऑफ शेल्स 5। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप ग्रेजुअली इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ शेल्स। वैलेंस शेल बढ़ने से, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से एटॉमिक रेडियस में इजाफा होगा। और फिर आपको ये बताया था कि एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कमी होती चली जाएगी। इसके अलावा आपके पास और कौन कौन से पैरामीटर हैं? बेटे आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी है। ग्रुप 7A की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, लेकिन हमने इसका ट्रेंड देखना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जनाब देखने में यह आया है कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी में कमी होती चली जाएगी। जितना साइज बढ़ता जाएगा फोर्स कम होती जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। एक और प्रॉपर्टी जो कि ग्रुप 7A का ट्रेडमार्क है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पूरे पीरियोडिक टेबल के कुछ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ग्रुप है। हमारे पास यहाँ पर सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 होती है। फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में आपके पास बेटा सेम वही कंडीशन आएगी कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, या जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस में इजाफा होता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमी होती जाएगी।
तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा आपके पास क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसी तरह आपके पास बेटे एक और पैरामीटर भी है जिसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे और वो है दी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये क्या होती है जी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। एलिमेंट के वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन है 7। फॉर एग्जांपल मैं ये क्लोरीन की बात करता हूँ, एंड इट कैन गेन वन मोर इलेक्ट्रॉन। बेटा आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और जंप करके ऐड होता है टू द वैलेंस शेल। ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज आयन में। आफ्टर एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होगी, दिस एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपके पास द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to the valence shell of gaseous atom to make it into gaseous negative ion, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक रेडियस के। ये वाला ट्रेंड सेम वही है जो आपने इससे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा, जैसे आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ा। यानी होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। हमारे पास अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इस तरह से डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन सारी बातें जो हैं वो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ग्राफ हमारा जो बनता है ये कुछ यूं बनता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। फ्लोरीन जो है इस नॉर्मल ट्रेंड को डेविएट करता है, बजाय इसके कि फ्लोरीन यहां पर हो देन क्लोरीन हो, ये नहीं होता। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम और क्लोरीन की ज्यादा। इसकी रीजन क्या है बेटा, रीजन ये है कि फ्लोरीन के केस में जो साइज ऑफ द एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, और स्मॉलेस्ट साइज में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, इकट्ठा होता है। इस कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पेनिट्रेट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन इजीली यहां पे एंटर नहीं हो सकता। इसको एंटर होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है जी। ये बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके एंटर तो हो जाएगा, जितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन में कमी होगी, बट आफ्टर एडिशन ये मिनिमम एनर्जी रिलीज करेगा। मिनिमम एनर्जी इसलिए रिलीज करेगा कि अगर ये सारी एनर्जी रिलीज कर दे तो वैलेंस शेल की रिपल्शन इतनी ज्यादा होगी कि ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी साथ में बाहर चला जाएगा। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, वैलेंस शेल की रिपल्शन कम करने के लिए, दिस इलेक्ट्रॉन रिलीजेस माइनर अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड रिमेनिंग एनर्जी जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। बाकी चूंकि बड़े साइज में है लिहाजा उनके लिए नॉर्मल ट्रेंड चलता है, उनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का केस जो है वो एज इट इज होगा, ठीक है जी। इसके अलावा आप बेटे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, कुछ फिजिकल बिहेवियर देख लेते हैं। बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही सिंपल है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्राइटेरिया फॉर नॉन मेटल्स कुछ यूं है कि यहां पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं डाउन द ग्रुप। मेटल्स में आपने ऐसा नहीं देखा था। मेटल्स में या इससे पहले आपने ग्रुप 4 में भी देखा था, उसमें टॉप टू बॉटम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहे हैं, बट यहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो इन पार्टिकल्स को गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है। इट इज
due to the high polarizability of आपके पास हेलोजेंस हाईली पोलराइजेबल हैं, तो इनकी पोलराइजेबिलिटी की वजह से जो है वो ये ज्यादा। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था पोलराइजेशन क्या होता है जी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जितना डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगी उससे क्या होगा, इनमें पोल्स बनना शुरू हो जाएंगे। इन पोल्स की वजह से आपके पास टॉप टू बॉटम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको लिक्विड के चैप्टर में ये सारी बातें जो है वो समझाई गई थी, जहां पर लिनियर डिस्पर्शन फोर्सेस के बारे में आपने पढ़ा था। तो ये वही पुरानी कहानी है जो आपको यहाँ पे बताई जा रही है। पोलराइजेशन बढ़ती है जिससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हेलोजेंस में इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा आपके पास बेटा है बॉन्ड एंथैल्पी, या जिसको हम बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। ट्रेंड क्या है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेटा एक चीज याद रखें, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होता है, बॉन्ड एंथैल्पी कुछ और होता है। बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी नीडेड टू ब्रेक ऑल केमिकल बॉन्ड्स। आपने तमाम केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक करने, और इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा कैलकुलेट की जाती है कि जब आपके पास कोई भी पार्टिकल मोस्ट एक्साइटेड स्टेट यानी गैसियस स्टेट में मौजूद हो। यानी अगर ब्रोमीन की भी बॉन्ड एनर्जी निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि ब्रोमीन को पहले इतना हीट करेंगे कि ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। आफ्टर चेंज आफ्टर चेंजिंग इनटू द वेपर्स, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो एनर्जी सप्लाई करेंगे वो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी। तो बेटा डाउन द ग्रुप आपके पास वैसे तो फोर्सेस स्ट्रांग हैं, पोलराइजेबिलिटी हाई है, लेकिन अगर मैं इन सबको गैस में कन्वर्ट करके फिर ब्रेक करूं तो बेटा फ्लोरीन वो है जो अपना बॉन्ड सबसे मुश्किल से ब्रेक करेगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो आपके पास बेटा ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक तो हो जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिक्रीज करना चाहिए। जितना साइज बड़ा होता जाएगा गैशियस फॉर्म में फोर्सेस उतनी ही वीक होती जाएंगी, तो आपके पास बॉन्ड ब्रेक करना जो है वो हमारे लिए उतना ही आसान होता जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हम बॉन्ड इंथैल्पी देख लेते हैं। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। अगर मैं हाइड्रोजन हेलाइड बना दूं तो बेटे आपके पास इनकी भी बॉन्ड इंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। ठीक है जी। अब ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज कैसे करेगी कि आपके पास बेटा सबसे टॉप के ऊपर मौजूद है हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड, और अगर इन दोनों का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो ये सबसे ज्यादा होता है, और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी सबसे हाईएस्ट होती है। यानी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जो है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से इस हाइड्रोजन को फ्लोरीन से अलग करना जो है वो बहुत मुश्किल है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। लेकिन ग्रेजुअली अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें तो हमारे पास बॉन्ड ब्रेक करना आसान है। मतलब अगर मैं इसी बात को डायग्राम की शक्ल में एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन। इसके मुकाबले में ये हाइड्रोजन है लेकिन ये क्लोरीन है, या ये हाइड्रोजन उतने का उतना ही है और ये ब्रोमीन है, और अगर ये हाइड्रोजन है तो ये आयोडीन है। तो देखिए आपका हाइड्रोजन एटम जितना बड़ा होता जाएगा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन के साथ उतनी ही कम होती जाएगी, लिहाजा बॉन्ड ब्रेक करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एक और चीज जो इसी से हम रिलेट कर लेते हैं, ये भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, और वो है दी एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है जी। एसिडिटी से मुराद क्या है जी, पावर टू डोनेट एच पॉजिटिव आयन, एसिडिटी। ठीक है। एसिडिटी के लिए फिनोमेना क्या है जी, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। एसिडिटी और बॉन्ड इंथैल्पी एक दूसरे से इनवर्स है। ठीक है। मैं इसको यूं लिख देता हूं कि एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। जितना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी उतना ही कंपाउंड लेस एसिडिक होगा, यानी उसके लिए प्रोटॉन या H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करना उतना ही मुश्किल होगा। जितना बॉन्ड एनर्जी कम होगी उतना ही आपके पास बेटा प्रोटॉन रिलीज करना आसान हो जाएगा। यही वजह है कि हमारे पास जो HF है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन अगर रिएक्टिविटी देखी जाए तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं करता, H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में प्रोड्यूस नहीं करता। तो अगर ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे साइज बड़ा होने से बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी। बॉन्ड एनर्जी कम होने का मतलब ये है कि अब इजीली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जितना बॉन्ड एनर्जी कम होगी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। आयोडीन के लिए ज्यादा आसान है कि वो H पॉजिटिव आयन को या हाइड्रोजन को लूज करे एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो रिएक्टिविटी में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। सो बेटा ये आज के लिए सारी की सारी प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेलोजेंस के लिए केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे और इन रिएक्शंस में बेटे दो तरह की प्रॉपर्टीज जो हैं वो देखी जाएंगी, एक ऑक्सीडाइजिंग और दूसरा रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ हेलोजन। केमिकल रिएक्शंस के साथ इसको फिर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।